हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के क्लास 10th से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या ये कह लें बेसिक चैप्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से इसके कॉजेज़, इसका रिज़ल्ट और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, और एक छोटा सा पॉइंट बचता है कॉजेज़ ऑफ द फेल्योर। ये 4 टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप इन 4 टॉपिक को स्टडी प्रॉपर कर लेंगे तो आपका ये पूरा लेसन तैयार हो जाएगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बाकी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। The revolt of 1857 against unjust administration and unbeneficial policies of East India Company is called First War of Independence. First War of Independence इसे कहा क्यों गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ एंटी वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल थी, उससे फेड अप होकर के जो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने रिवोल्ट किया, इसके कारण इसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इट वॉज फॉट इन 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट्स मेन एम वॉज टू पुश द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर भेजना था, जबकि होल इंडिया की तरफ से कोई नहीं फाइट कर रहा था, सबके पर्सनल कॉजेस थे। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। Causes of revolt 1857 can be broadly categorized into 4 sections. Causes बहुत ही important हैं और इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला पॉलिटिकल कॉजेस, दूसरा सोशल कॉजेस, तीसरा इकोनॉमिकल कॉजेस और चौथा है मिलिट्री कॉजेस। सोशल कॉजेस के साथ रिलीजियस कॉजेस को मैच करके हम लोग देखेंगे। तो अब हम 1 by 1 देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल कॉजेज आते हैं, जिनमें पहला कॉज था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इट वाज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक डॉक्ट्रिन पेश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई रूलर जो कि इंडिपेंडेंट है और वो डाई करता है विदाउट एनी लीगल हेयर, तो उसका स्टेट कंपनी कन्फिस्केट करेगी। Thus, any ruler of independent state died without natural heir, the state would pass over the English company. Means personal property वो व्यक्ति ले सकता है, बाकी राज्य कंपनी को जाएगा। Subsidiary alliances. Subsidiary alliance was an agreement with Indian ruler accepting subsidiary alliances. It was made to keep the large British force within his territory and had to pay for his maintenance. Means सब्सिडियरी अलायंस के तहत एक राजा को, जो कि इस अलायंस को एग्री करता था, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की फोर्स को अपने यहाँ रखना होता था और उसे मेंटेन करना होता था। इन ल्यू ऑफ दिस पेमेंट सम टाइम द पार्ट ऑफ द रूलर्स टेरिटरी वॉज सीडेड टू द ब्रिटिश। In this way, it was a very fatal and self-suicidal decision taken by the Indian ruler at that time, and Awadh was annexed by it. See reason: discourtesy and ill treatment to the Indian Emperor Bahadur Shah Jafar. Lord Dalhousie declared that after the death of Bahadur Shah Jafar, the emperor and his successor would have to leave royal places. That was Red Fort. Later, Lord Canning, the next Governor General, announced in 1856 that the Bahadur Shah Jafar successor would not be allowed even to use the title of the king. Similarly, the regal title in the Nawab of Karnataka and Tanjore were abolished. इस तरीके से बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट में रहने से मना किया गया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को लीगल टाइटल लेने से मना किया गया और उसकी पेंशन को हाफ ऑफ कट कर दिया गया। 52 लाख पेंशन को मात्र 26 लाख रखा गया। अनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध वॉज प्रोटेक्टेड अंडर द स्टेट कंट्रोल ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन फरवरी 1856, Lord Dalhousie annexed the Awadh on the charge of misrepresentation, and Nawab Wajid Ali Shah was sent to the Kolkata. This was a fatal setback in the administration.
Now, second section, economic causes. The ruin of Indian trade and handicraft. Arrival of Britishers. India was the leading exporter of cotton textile, but in 1811 and 12, the share of cotton textile and silk was about 33, which fell down to 3% in 1850 and 51. मीन्स इंडियन कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने. दे इम्पोज्ड हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल. अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर देन इंग्लैंड तो आपको हैवी टैक्स देना पड़ता था. ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया विदाउट एनी ड्यूटी. आप कहीं दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, किसी दूसरी कंट्री को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे. इस तरीके से इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स पे पूरी तरीके से जो ओनरशिप थी, जो पोजीशन थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी थी. इस तरीके से इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्लचेस में था और इंडिया के डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे थे. ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया विदाउट ड्यूटी. ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड इन इंडियन मार्केट विद मशीन मेड गुड्स. इंडियन वीवर्स एंड प्रोड्यूसर्स फेल टू कॉम्पीट विद देम. मशीन मेड गुड्स के सामने हमारे इंडियन आर्ट एंड क्राफ्टमैन्स के द्वारा दिया गया प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पाया. Impoverishment of Indian economy as India was converted into raw material exporting country. इंडिया को डेवलप ना करके एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कॉलोनी बना दिया गया. Growing poverty of Indian peasant due to the permanent settlement 1973. Bad treatment to the indigo cultivators also a reason. Drain of wealth theory. Drain of wealth to England. Grand old man of India, Dada Bhai Nauroji wrote a famous book, Poverty and Un-British Rule in India. This was a famous book. Its name is very popular in questions and explained how Indian wealth was being transported to the England. By this way, Dada Bhai Nauroji propounded a theory, drain of wealth. This is also an important question. Third section, socio and religious causes. General Service Enlistment Act. The General Service Enlistment Act 1856 provided that all recruits general service to the Bengal Army should be ready to serve anywhere, whether within or outside India. In short, Indian सिपाही को outside of India without any extra remuneration or payment पोस्ट करने का राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस एक्ट के द्वारा दिया गया. यहाँ पर इंडियन पीपल के द्वारा वाटर ट्रेवल अनहोली या अगेंस्ट रिलीजन माना गया. द रिलीजियस इनकॉम्पिटेंस लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू द हिंदू रिलीजन चेंज टू हिज रिलीजन, he could remain the heir of ancestral property. It means Hindu converted to Christian may take the part in Hindu property also. Widow Remarriage Act 1856. Widow Remarriage Act legalized widow remarriage, which was critically opposed by Hindu society. D. Reason, divide and rule. Policy adopted by British government to safeguard their empire to tried by creating a wedge or discord between among communities of India, so ruler they may rule over India for a longer period of time. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने शासन को और लंबा चलाने के लिए इंडियन सोसाइटी को डिफरेंट एरियाज़ में बांट करके शासन करने की पोजीशन और पॉलिसी को फॉलो किया. नेक्स्ट रीजन, वेस्टर्न एजुकेशन एंड फियर ऑफ मास कन्वर्जन. एडवेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन and mass conversion to the Christianity, that was the act of missionary, was also a reason. Fourth section, military causes. In short में headings में है bleak prospect of promotion and higher job of Indian सिपाही. इंडियन सिपाही को प्रमोशन और हायर जॉब में ना लिया जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक था. inferior treatment to इंडियन सिपाही by ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा इंडियन सिपाही के साथ इंफीरियर ट्रीटमेंट दिया जाना. डिफीट ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन फर्स्ट अफगान वॉर. ब्रिटिश इनविंसिबल हैं, ये मिथ तोड़ दी गई. डी. फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रूप्स इन इंडिया. इंडिया में ट्रूप्स का सही से मैनेजमेंट ना होना. पोस्ट ऑफिसर्स एक्ट 1854 अकॉर्डिंग टू विच
फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सोल्जर वर फिनिश्ड बाय दिस एक्ट। आपके पहले सोल्जर्स को जो फ्री सर्विस पोस्ट ऑफिस से मिलती थी उनको भी यहाँ एंड कर दिया गया। इमीडिएट कॉज क्या था? बहुत सारे कॉज हो गए। किस बात से चिंगारी भड़की? द सिपॉय टू वर एगिटेटेड ओवर द इशू ऑफ जनरल कार्ट्रिजेस। इन जनवरी 1857 कंपनी हैड इंट्रोड्यूस्ड इन फील्ड राइफल इन द प्लेस ऑफ मस्केट ब्राउन बेस। याद रखना है, ब्राउन बेस नाम की मस्केट को रिप्लेस करके दे इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल इन बंगाल आर्मी। In infield rifle, greased cartridges were to be used in this, and the soldier had to bite the end of the cartridges with their mouth before using it. Cartridges were believed to be greased with the fat of cow or pig. This was an unholy thing. Sepoy felt that it was attempt to defy their religion, so they rejected the use of the cartridges, and this became the immediate cause. मंगल पांडे वॉज अ ग्रेट हीरो ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला व्यक्ति था जिसने ग्रीस्ड कार्टिजेस मैटर पर ओपन अपोज किया और मार्टियर हुआ। द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हैज़ इशूड पोस्टल स्टैम्प इन हिज मेमोरी। क्या था ये वॉर? कैसा था? इसका नेचर क्या था? ये रिवोल्ट था या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? ओपिनियन डिफरेंट हैं। इन इंडियन हिस्टोरियंस हेल्ड इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन सोसाइटी या भारतीय एशियाई जो हिस्टोरियंस है वो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वाइल यूरोपियन एंड ब्रिटिश थिंकर कॉल्ड इट जस्ट अ सिपॉय रिवोल्ट, ऑल्दो इट कैन बी कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एट एनी एस्पेक्ट। सोसाइटी का जितना लार्ज पार्टिसिपेशन था, जितने बड़े पैमाने पर ये रिवोल्ट हुआ, इट वॉज डेफिनेटली अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉजेज ऑफ फेल्योर, क्या रीज़न थे कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सक्सेस नहीं हुआ? फर्स्ट कॉज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे डिफरेंट सेक्शन के बीच में आपस का कॉम्प्रोमाइज़ एंड कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन्फीरियर लीडरशिप एंड मिलिट्री स्किल्स। इंडियन फोर्सेस या इंडियन मिलिट्री वॉज नॉट सो स्किल्ड एंड ट्रेंड। एब्सेंस ऑफ द ग्रेट लीडर्स, हमारे पास उतने अच्छे एबल एंड डेडिकेटेड लीडर्स नहीं थे। ब्रिटिश डिप्लोमेसी, ब्रिटिश की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ थी किसी को सेटिस्फाई करके किसी को हर्ट करना, इससे वो सक्सेस रहे। नो हाई आइडियल्स, सारे के सारे सेक्शंस अपने आप में डिफरेंट एरियाज़ के लिए फ़ाइट कर रहे थे। वहाँ पर किसी के द्वारा देश की नेशनल फ्रीडम के लिए फ़ाइट नहीं किया जा रहा था। नेशनैलिटी वॉज इन इट्स इन्फेंसी, नो बडी वॉज थिंकिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया और इंडियन इंडिपेंडेंस। इफेक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर, द एंड ऑफ कंपनी रूल। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ जाते हैं। इंडिया डायरेक्टली केम टू द इफेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन स्टेट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। Reorganization of army that was ordered, pledged to the people that general welfare will be looked and no personal interference will be done by any British officials. Policy and divide and rule was to be followed in order to find the later and longer administration of British government in India. The era of nationalism, later on ये रिवोल्ट भले फेल हो गया लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी के द्वारा एक बार फिर से देश की पैट्रियाटिक फीलिंग डेवलप हुई और देश में डिफरेंट सेक्शंस के द्वारा अपने देश के वेलफेयर के बारे में और उसके बेटरमेंट के बारे में सोचने का प्रयास किया गया। दैट वाज अ गुड स्टेप एंड बाय दिस स्टेप इंडियन नेशनलिज्म वाज डेवलप्ड एंड होल ऑफ द इंडियन सोसाइटी रोज अगेंस्ट ब्रिटिश काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, very important. It was an act which was passed after the revolt of 1857. Under this act, power to govern India was transferred from East India Company to the British Crown. Means Government of India Act वो एक्ट था जिससे कि कंपनी के सिस्टम को पूरी तरीके से इंडिया में फिनिश करके इंडिया को एज अ कॉलोनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कब पास हुआ, कहाँ पास हुआ, किसने इसे पढ़ा और क्या था ये। तो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वॉज रेड बाय लॉर्ड कैनिंग on November 1, 1858 at Allahabad. Under this proclamation, various promises were made to the Indian people and the princess.
means this was general a promise and assurance from the Queen Victoria to the public of India. Famous personalities of the war: Rani Lakshmibai, the Queen of Jhansi and the Queen of Maratha ruled princely state in Jhansi in North India, was one of the leading figure of Indian mutiny 1857. 1857 के वॉर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थी वो, अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिनको वास्तव में कहा जाता है, किसी एक हिस्टोरियन ने कहा था, ही वॉज ओनली मैन इन इंडिया फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन फ्रीडम। नाना साहब, he was adopted son of the Peshwa Bajirao II. The English refused to acknowledge him as a ruler of Maratha. Bahadur Shah Jafar, he was the last Mughal emperor. Lord Dalhousie, he was Governor General of India from 1846 to 1856. He introduced doctrine of lapse and Indian Post Office Act. Mangal Pandey, he was a Brahmin sepoy who refused to use the greased cartridges and was responsible for killing of 2 English officers over the issue. He was executed after the court martial. अपनी सर्विस को बचाने के लिए उनका कोर्ट मार्शल किया गया। लॉर्ड कैनिंग, he was the first viceroy of India. He read the Queen Victoria Proclamation on November 1st, 1858. Thank you friend. Thank you for watching this video. I would like you all kindly to subscribe, like and share these videos as much as possible. It helps us, and we will be grateful for you all for your kind support and your suggestion. Thank you.